नमस्कार। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को बेगू के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदोड़ी, बड़ी साड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थान पर बैठक आयोजित की जाएगी एवं प्रदेश व्यापी यह अभियान चलाया जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों के लिए न तो छाया की सुविधा है, न पानी पीने की सुविधा है। जिला लोकपाल अधिकारी ने जब विभिन्न स्थानों पर नरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया तो इस दौरान कई तरह की खामियां पाई गई एवं इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन कमियों को पूरा करने का निर्देश दिया। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिला लोकपाल अधिकारी अभिषेक सोनी द्वारा पंचायत समिति डुंगला की ग्राम पंचायत देलवास एवं किशन करेरी में जब निरीक्षण किया गया तो कई तरह की कमियां उजागर हुई। इस दौरान तपती धूप में मनरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर झाड़ियों की छांव में बैठे हुए दिखाई दिए, जिनके लिए न तो कोई छाया की पर्याप्त व्यवस्था थी, न ही फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। और इतनी भीषण गर्मी में यदि कोई श्रमिक तपती धूप के बीच गस खाकर नीचे गिर जाए और बीमार हो जाए तो उसके लिए प्राथमिक उपचार हेतु किसी तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने के साथ ही समय समय पर इन कार्यों का निरीक्षण करने का भी निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण ही इस तरह की कमियां सामने आती है। एक निजी बैंक में लालच में आकर खाता खुलवा दिया और अब पुलिस में मामला दर्ज हो गया। दरअसल एक निजी बैंक में एक खाते में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन के बारे में जब साइबर क्राइम से संबंधित जांच एजेंसी को पता चला और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह खाता चित्तौड़गढ़ के चंदिया के एक व्यक्ति के नाम पर खुला हुआ है और इसी खाते में लाखों रुपए का लेन देन महाराष्ट्र, पुणे, चेन्नई एवं देश में साइबर ठगों द्वारा आए दिन की जाने वाली साइबर ठगी की कई घटनाएं होती रहती है एवं ऐसे साइबर ठगों से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसे साइबर ठगों के चक्कर में आ जाते हैं। और अब ऐसे साइबर ठगों के चक्कर में आए केवल कुछ कमीशन के कारण साइबर क्राइम पोर्टल को जब इस आशय की जानकारी मिली कि एक निजी बैंक के खाते में लाखों रुपए का संदिग्ध लेन देन अलग अलग राज्यों से हो रहा है और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जिसके नाम पर यह बैंक खाता है वह चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र का निवासी है। चंदेरिया स्थित विनायक कॉलोनी निवासी बालू राम को जब चंदेरिया थाना बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बस्सी निवासी श्रवण स्वालका से जान पहचान होने के कारण उसके कहने पर यह खाता खुलवाया गया था। श्रवण ने उसे कहा था कि उसके परिचित द्वारा इस खाते में जो भी राशि डाली जाएगी इसके बदले 30% कमीशन मिलेगा, जिसमें से 20% कमीशन बालू राम का होगा, बाकी 10% कमीशन श्रवण का होगा। और इसी लालच में आकर बालू राम ने खाता खोल दिया।
पुलिस द्वारा दोनों से पूछताछ करने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया और उस साइबर ठग का पता लगाया जा रहा है जिसके द्वारा यह खाते में अवैध रूप से लेन देन जिनके साथ ठगी की जा रही थी उनका पैसा जमा करवाया जा रहा था। श्रवण से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा था कि आखिरकार उसका इस साइबर ठग से किस तरह और कहां पर संपर्क हुआ और वह कहां का निवासी है। केंद्र सरकार के पास क्या अफीम का इतना अधिक भंडारण है कि सरकार को लगता है कि अब इसके उत्पादन की आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे वह नारकोटिक्स पदार्थों की खेती के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है खासतौर पर अफीम के लिए उसमें कमी करती जा रही है। और क्या आने वाले दिनों में यह जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं वह पूरी तरह से देना अफीम तौल का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन अब यह सवाल भी उठने लगा है और काश्तकारों के मन में भी यह शंका होने लगी है कि क्या सरकार के पास नारकोटिक्स पदार्थ का इतना अधिक भंडारण हो चुका है कि वह धीरे धीरे नारकोटिक्स पदार्थ की खेती पर अंकुश लगाने के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस में रकबा में कमी करने लगी है। यह आशंका चित्तौड़गढ़ में इन दिनों नारकोटिक्स विभाग परिसर में चल रहे अफीम तौल के तहत सीपीएस पद्धति से तौल करवाने के लिए आने वाले काश्तकारों के मन में होने लगी है। दरअसल इस वर्ष पहली बार सीपीएस पद्धति से अफीम बुआई का जो लाइसेंस जिन काश्तकारों को दिया गया उन्हें 5 आरी का पट्टा ही इसकी बुआई के लिए दिया गया, जबकि अब तक 10 आरी का पट्टा सीपीएस पद्धति के लिए दिया जाता रहा है। सीपीएस पद्धति के काश्तकारों को डोडों पर चिराई नहीं करनी पड़ती है और न ही डोडों से अफीम का दूध निकालना होता है, बल्कि डोडे जब पूरी तरह से सूख जाते हैं तो उसके ऊपर छेद करने के बाद पोस्ट दाना निकालने के पश्चात 6 इंच डंठल समेत यह डोडा नारकोटिक्स विभाग को जमा करवाना होता है। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग खंड प्रथम में सीपीएस पद्धति से जुड़े अफीम काश्तकारों के लिए तौल का कार्य बुधवार से आरंभ हो गया। विभाग एवं काश्तकारों ने बताया कि पहली बार रकबा में कटौती कर 5 आरी का पट्टा दिया गया, जिसके तहत ऐसे काश्तकारों को न्यूनतम 45 किलो डोडा विभाग में जमा करवाना होगा। हालांकि नियमानुसार 5 आरी में जितने भी डोडे की पैदावार होती है वह सभी डोडा विभाग में जमा करवाना होता है। खेत में तैयार होने वाला डोडा अन्य किसी को भी नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन 45 किलो से कम यदि औसत बैठती है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस कटने का खतरा रहता है। हालांकि कई काश्तकार बुधवार को 55 से लेकर 60 किलो डोडा लेकर भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि औसत से अधिक डोडा देने की स्थिति में इस वर्ष जो पट्टा जारी किया जाएगा हो सकता है कि उसके तहत उन्हें गम पद्धति का लाइसेंस मिल जाए। गम पद्धति का लाइसेंस 10 आरी का दिया जाता है। वहीं ऐसे डोडों पर चिराई करने के बाद इसमें से जो अफीम का दूध होता है वह अफीम विभाग को जमा करवानी होती है। लेकिन एक समय वह था जबकि गम पद्धति के लिए भी लाइसेंस 20 आरी का पट्टा का दिया जाता था और 20 आरी में कमी कर अब 10 आरी का पट्टा ही गम पद्धति के लिए दिया जाने लगा है। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे रकबा कम किया जाने लगा है उससे यह आशंका अवश्य उठने लगी है कि क्या सरकार आने वाले दिनों में अफीम की जो खेती है वह बंद तो करने वाली नहीं है,
क्योंकि कुछ वर्षों पहले इसी तरह की सूख बुगाट हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी काश्तकारों को मिलने पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े थे। देश में मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अफीम की खेती होती है और इस वर्ष यदि राजस्थान की बात कही जाए तो राजस्थान में लगभग 49,000 काश्तकारों को अफीम का पट्टा दिया गया है, जबकि एक समय वह था जबकि इसकी संख्या 60-70 हज़ार हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे काश्तकारों की संख्या भी कम की जाने लगी है और रकबा भी कम किया जाने लगा है। अफीम से कई तरह की दवाइयाँ आदि तैयार की जाती है, लेकिन इसके देश में बड़े बड़े भंडार इन दिनों भरे पड़े हुए हैं एवं गत कई समय से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आशंका यह होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में गम पद्धति के लिए जो पट्टा दिया जाता है वह भी 10 आरी का कम कर 5 आरी का दे दिया जाए। अब देखना यह है कि इस वर्ष दीपावली से पहले जो नई अफीम नीति की घोषणा की जाती है उसमें किस तरह का खुलासा किया जाता है। क्या CPS पद्धति के लिए 5 आरी का ही पट्टा दिया जाएगा या इसको 10 आरी का किया जाएगा, और जो गम पद्धति का जो पट्टा दिया जाएगा वह कितना दिया जाएगा। सर, ये खंड प्रथम का CPS पद्धति से तौल आरंभ हो चुका है और ये प्रक्रिया कब तक चलने वाली है और कितने काश्तकार इस CPS पद्धति खंड से प्रथम से जुड़े हुए हैं? मेरे जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़ प्रथम खंड में CPS का अफीम तौल आज से स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से और ये 23 अप्रैल तक चलेगा। इसमें हमने प्रत्येक दिन एक प्रोग्राम बनाया, किसानों को सम्मान जारी किए हैं। तो मेरे आज 15 अप्रैल को मैंने 155 कल्टीवेटर को बुलाया है CPS तौल कराने के लिए, उसमें 26 गाँव और ये मेरे लगभग 15 अप्रैल मेरे पास टोटल 2117 CPS के किसान हैं और इसमें लगभग आज जैसे मैंने देखा है कि आज कम से कम इसमें 5 आरी का लाइसेंस जारी किया गया है हमारी CPS में, उसमें 50 किलो से ऊपर ही CPS का डोडे लेके आए, यानी कि 5 आरी पे लगभग 50 किलो। हाँ, लगभग एवरेज में 50-60 किलो पर। तो जिस तरह गम पद्धति पे एक निर्धारित तौल देना पड़ता है, तो इसके लिए भी कुछ निर्धारित तौल किया हुआ है? इसमें गवर्नमेंट ने फॉर वार्निंग जारी किया गया 45 किलो मैक्सिमम, जी हाँ, मतलब 45 से 5 आरी में 45 किलो देना है। लेकिन नियम तो यह है कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी उत्पादन होगा उसको जमा कराना है। और भाव की यदि बात किया जाए तो गम पद्धति में अलग अलग मार्जिन के आधार पर होता है, तो इसमें कोई निर्धारित है या अलग अलग है? इसमें CPS में गवर्नमेंट ने 200 रुपये पर kg की रेट फिक्स कर दी जी, जिसमें हम किसान जो CPS के डोडे लेके आता है उसको हमारे द्वारा चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसके पश्चात उसका तौल किया जाता है, उसको स्लिप दिया जाता है तौल की और 100 ग्राम एक सैंपल भी बनाया जाता है। उसके बाद में जो उसका वेट होता है उसका अकाउंट बना के, उसका पेमेंट बना के, उसके पट्टे छोटे पट्टे में इंदराज करके उसको दिया जाता है। उसका जो पेमेंट बनेगा वो उसके किसान के डायरेक्ट अकाउंट में खाते में जमा किया जाएगा। तो अफीम का तौल पूरा होने के बाद कंटेनर जो है ट्रकों के माध्यम से भिजवाए जा रहे थे नीमच, तो ये जो डोडा चूरा ये भी नीमच में जा रहा है? यस, ये भी जैसे हमारे वैसे प्रोसीजर है, इनका भी चालान बनाया जाता है। 100 बैग का एक चालान होता है और वो चालान से बना के हम उसको नीमच फैक्ट्री वहाँ पे इसको रोज़ भेजे जाते हैं, रोज़ भेज। एक जिज्ञासा लोगों में अफीम के बारे में तो मालूम है कि अफीम का उपयोग विभिन्न दवाइयों आदि में किया जाता है, तो यदि डोडा चूरा की बात की जाए तो इसका उपयोग किस तरह किया जाता होगा? इसका भी अभी विभाग गवर्नमेंट ने वो अभी हमारे वो चल रहा है इसका। अभी हमारे मोरवन में एक CPS का वो गोडाउन फैक्ट्री भी बन रही है, चल रही है, काम चल रहा है। और इसका भी जैसे इसको पाउडर करके इसको प्रोसेस करके इसमें मोरफिन निकालने का कार्रवाई की जाएगी। जैसे विदेशों में अभी बाहर विदेशों में ये प्रोसेस चल रहा है। और खंड प्रथम के तौल CPS की यदि बात करें तो ये तौल कब तक चलने की संभावना? मेरे प्रथम खंड में जैसे आज 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 23 अप्रैल तक चलेगा, 2 दिन का रहेगा प्रोग्राम। और प्रत्येक दिन अलग अलग संख्या या लगभग औसत की संख्या? नहीं, उसमें हमने
डे वाइज कल्टीवेटरों को सम्मान इशू किए हैं गाँव में। जी उनको टाइम दिया, जैसे किसी गांव को 6 बजे बुलाया, किसी को 8 बजे बुलाया, किसी को 10 बजे, ताकि सहूलियत रहे और उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े और मतलब जल्दी से जल्दी तौल भी सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो अफीम जिस तरह काश्तकारों को अपने खेत से यहाँ तक लानी पड़ती है अपने स्तर पर, तो ये जो डोडा के जो बड़े बड़े बोरे आ रहे हैं अलग अलग व्हीकल में, तो ये काश्तकारों को अपने स्तर पर लाने पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये किसान अपने घर से, इसमें जैसे वेरीफाई किसान का पहले वेरीफाई होने के बाद मुखिया द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है खेत को, फिर वो तोड़ने की प्रक्रिया, वो फोटो लेता है, फोटो हमारे को भेजता है विभाग को, और फिर उसको तोड़वा लिया जाता है। तो तोड़ के किसान अपने घर पे लाता है, किसान फिर उसमें से दाने जैसे ये मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, ये दाने निकाल लिया छेद करके, तो दाने निकाल के बाद में यहाँ पे हमारे को सीपीएस पद्धति से आपने इस बार जो है आपको मिला लाइसेंस मिला, तो क्या पहले भी सीपीएस पद्धति से मिला या इस बार लाइसेंस सीपीएस पद्धति से मिला? पहले नहीं मिला, अभी पहले गम पद्धति का था। हाँ नहीं मिला। पहले सीपीएस का ही था। हाँ। तो 1 साल से क्या वो 67.5 का नियम बना दिया। तो उस नियम की वजह से हमारा लाइसेंस 1 वर्ष के लिए होल्ड हो गया था। तो वापस 1 वर्ष होल्ड होने के बाद इस वर्ष वापस फसल में ये इस नीति में मिला है हमको 25-26 में। तो इस वर्ष वापस लेके आए हैं, अच्छी औसत दे रहे हैं। अगली बार हमारा भी गम पद्धति में हो जाए। तो उसमें क्या नियम क्या है कि यदि आप जो है अभी उन्होंने 5 आरी से 45 केजी मतलब ये औसत रखी है, जिसमें हम 60 की औसत दे रहे हैं, 60 की कोई ऊपर भी दे रहा है उस हिसाब से। और ये भी पहली बार हुआ कि जो है सीपीएस पद्धति का जो आपको पट्टा मिला वो 5 आरी का मिला, पहले 10 आरी का मिला करता? अभी इस बार 5 आरी का मिला। मेहनत भी उतनी ही थी, रखवाली भी उतनी थी, करो क्या आरी घटा दी इस वर्ष, मिला कुछ नहीं, खर्चा भी बराबर हो गया। 5 की करो, काम तो बराबर ही है। हाँ, क्या मानते हैं आप कि सरकार को क्या धीरे धीरे क्या है कि हम तो सरकार से यही कहते हैं कि सीपीएस पद्धति को खत्म करें, बंद करें। इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं है और सबको ये निराई गुड़ाई या लोहाई चिराई में अफीम पट्टे जारी किया जाए। हर काश्तकार जो है गम पद्धति वाला ही लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसके पीछे क्या कारण क्या रहता है? कारण ये है कि उसमें पौधे दाने हैं तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, और डोडे खेत से तोड़ने होते अपन आराम से जब मन हो उस टाइम तोड़ सकते हैं। इसमें विभाग की निगरानी में तोड़वाने पड़ते हैं, तब रखवाली भी खतरनाक होती है। कोई तोड़ के ले जाएगा तो हम जमा करवा कहाँ से करवाएंगे? वो सब तोला तब से तोलने की रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन इस बार एक बदलाव हुआ कि पहले तो ये होता था कि जब जो सीपीएस पद्धति वाले जो काश्तकार हैं वह डोडे के जो है जब तक उनका विभाग का कोई आदमी नहीं आता था उसका ध्यान रखना पड़ता था। अब ये कहा गया है कि आप ये सुविधा कर रखी है, अभी विभाग आदेश जारी कर देता है, मुखिया की निगरानी में तोड़वाई हो जाती है। तोड़वाई हो गई इस बार, ये अच्छा नियम बना रखा है। ये अच्छा, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। और आपने खस जो है वो पहले निकाल दी? हाँ, खस के ये बारे करके डोडे के 6 इंची डंटल सहित फिर हम यहाँ लाए दाने। और ये बारह करके ये जो आप जो निकाला, ये ऊपर 12। अच्छा, ऊपर निकालना पड़ता है ये। हाँ। और उसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच लंबाई, 6 इंच निर्धारित करनी पड़ती है, उसके हिसाब से लाना पड़ता है। और यदि पोस्ट दाने की बात करें तो इस समय बाजार में क्या स्थिति चल रही है? पोस्ट दाने क्या भाव चल रहा है इसमें? 1 लाख के करीब चल रहा है। 1 लाख रुपए क्विंटल। उसमें से हमारे इस वर्ष मौसम की मार से या कुछ भी कहो दाग गिरने से पोस्ते दाने की अच्छी पैदावार नहीं है हमारे, मतलब 30 केजी 35 केजी की पोस्ते दाने की पैदावार ही है। यानी कि 5 आरी पे केवल 30-35 खर्चा भी नहीं निकल रहा है, केवल 35 किलो ही बैठा है। 35 किलो। लेकिन गम पद्धति है उनका तो जो है 10 आरी का अच्छा दाना साफ आता है, उसके अंदर से चीरा लगने की वजह से दाना भी साफ आता है। इसमें दाने की क्वालिटी वो बोलते हैं कि ये तो अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रहती है। तो ये तो आपको दोहरा नुकसान हो गया। एक तो आपको पोस्ट दाना कम बैठा, आरी पे आपको लाइसेंस कम मिला, बिल्कुल कम। तो फिर ये तो नुकसान वाला सौदा हो जाता है। बहुत नुकसान हो रहा है साहब। सरकार पूरा करे तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो है हर काश्तकार चाहता है कि उसका पट्टा नहीं कटे। आप स्वयं कहते हैं कि नहीं सौदे वाली बात नहीं, तो फिर आखिर इसके लिए कि इतनी होड़ क्यों रहती है? क्या मतलब
कारण है? क्या ठप्पा लगा हुआ है कि नहीं? सब अफीम का पट्टा यदि मिल गया तो वो साधन संपन्न है, और अगर उसके घर पे लड़की है तो लड़का भी अच्छा मिल जाएगा। इसको एक नौकरी के बराबर तवज्जो देते हैं। किसी के रिश्ते में कुछ समस्या हो तो उसमें भी चलो अफीम का पट्टा है, इनकम थोड़ी वो पहुँचते दाने की इधर मतलब 1 क्विंटल ही बेचते हैं 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। गेहूँ में 10 बीघा में घूमने पर भी 1 लाख की इनकम नहीं होती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ी इसकी इच्छुक होते हैं। तो क्या ये बात भी सही कि जिसके पास में लाइसेंस है तो उसके लिए जो है साहूकार हो या महाजन हो या दुकानदार हो, वो आसानी से जो है बच्चों को खेल खेल में जैन धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर समता बहुमंडल की ओर से मोहिता चंडालिया द्वारा किला रोड स्थित नानेश रामेश समता भवन में नो एंड गो कार्निवल का आयोजन करवाया गया। इस दौरान कई अभिभावक अपने बच्चों के साथ मौजूद थे एवं कई तरह के मनोरंजन खेल भी इस दौरान करवाए गए। सहकार कर्मियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर का 6ठा महासम्मेलन चित्तौड़गढ़ के समीप खामखा बालाजी में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक हनुमान सिंह राजावत, मदन मेहरानिया के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान कार्यकारिणी का गठन किया जाकर एक बार पुनः देवेंद्र सिंह शक्तावत को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने उनके आंदोलन को लेकर भी अगली व्यूह रचना के बारे में विचार विमर्श किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेशाध्यक्ष ममता भूपेश का चित्तौड़गढ़ में उदयपुर मार्ग स्थित एक रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं द्वारा भाव बिना स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा उपरना ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनकी अगवानी की गई। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।